Hello students. So in today's session we are going to discuss about the theory of production. This is unit 3, chapter 3 This is chapter 3 in CA foundation course of economics. Okay? So watch this video, then we will talk later. Okay? Unit 1 Theory of Production. प्रोडक्शन वर्ड का मतलब क्या होता है? जो भी हमारा प्रोडक्शन है इसका मतलब होता है कन्वर्जन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट। जो भी प्रोसेस है जो हमारे इनपुट से आउटपुट में कन्वर्ट कर रहा है उसे हम कहते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस। ठीक है, अब प्रोडक्शन प्रोसेस को करने के लिए हमारे पास इनपुट क्या क्या है? इनपुट हमारे पास होता है लैंड, लेबर, एंटरप्रेन्योर, एंड कैपिटल। और कॉस्ट को भी अगर हम इस चैप्टर के दोनों चैप्टर्स को लिंक करें तो दोनों चैप्टर साथ साथ चलते हैं। जैसे कि लैंड के बदले में रेंट, लेबर को वेजेस, एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट और कैपिटल पे इंटरेस्ट। ये जो चारों हैं ये मिलकर ही आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बनाते हैं। तो इनपुट जो है, इन चारों इनपुट से ये चारों इनपुट हेल्प करते हैं आउटपुट में कन्वर्जन में। जो भी मटेरियल है, जो भी रॉ मटेरियल है, उस रॉ मटेरियल को हम इन 4 कंपोनेंट्स के थ्रू आउटपुट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद ये जो आउटपुट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो इसको समझने के लिए हमें एक और भी चीज़ समझनी ज़रूरी है। एक होता है शॉर्ट रन और एक होता है लॉन्ग रन। लेकिन शॉर्ट रन और लॉन्ग रन के लिए हमें और एक चीज़ समझनी ज़रूरी है, वेरिएबल फैक्टर। और ये कॉम्प्लीमेंट्री टर्मिनोलॉजीज़ हैं। शॉर्ट रन लॉन्ग रन समझना है तो वेरिएबल और फिक्स्ड फैक्टर समझना होगा, और फिक्स्ड फैक्टर समझना है तो शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन समझना होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? शॉर्ट रन मीन्स व्हेन कीपिंग वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वेरिएबल, एक ही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वेरिएबल होता है एंड अदर्स आर फिक्स्ड, और बाकी सारे फिक्स्ड होते हैं। और लॉन्ग रन में ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल, जितने भी हैं वो सारे के सारे ही वेरिएबल होते हैं। मतलब लॉन्ग रन में द स्केल ऑफ प्रोडक्शन कैन बी चेंज, पूरा का पूरा स्केल ऑफ प्रोडक्शन ही चेंज हो सकता है। लेकिन शॉर्ट रन में हम सिर्फ एक ही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है उसे चेंज कर सकते हैं, और वो होता है हमारे पास लेबर। हम लेबर को मान के चलते हैं। अब वेरिएबल और फिक्स्ड फैक्टर, वेरिएबल विच कैन बी चेंज विद द लेवल ऑफ आउटपुट, जो भी हमारा लेवल ऑफ आउटपुट है उसके साथ साथ जो फैक्टर्स हमारे चेंज हो सकते हैं वो वेरिएबल फैक्टर है। और विच कैन नॉट बी चेंज, विच कैन नॉट बी चेंज। तो इसका मतलब शॉर्ट रन में ही हम फैक्टर्स को वेरिएबल और फिक्स्ड में डिवाइड कर सकते हैं, बिकॉज लॉन्ग रन में जितने भी फैक्टर्स हैं वो सभी वेरिएबल होते हैं, फिक्स्ड कुछ होता ही नहीं। सिर्फ शॉर्ट रन में ही द डिफ्रेंशिएशन बिटवीन वेरिएबल एंड फिक्स्ड फैक्टर कैन बी मेड, जबकि लॉन्ग रन में जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं ऑल आर चेंज्ड एंड देयरफॉर वी कैन चेंज स्केल ऑफ प्रोडक्शन। इन दो के अलावा एक और भी आता है मार्केट पीरियड, जिसको हम वेरी शॉर्ट रन कहते हैं। इसमें all factors of production are fixed
इसमें कुछ वेरिएबल होता ही नहीं है, इवन लेबर भी वेरिएबल नहीं होती। तो मार्केट पीरियड को हम स्टडी ज़्यादा करते ही नहीं हैं, हमें स्टडी करना है शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन, जिसमें भी हम शॉर्ट रन को ज़्यादा स्टडी करते हैं बिकॉज लॉन्ग रन में तो बहुत ही क्लियर कट बात होती है कि भाई जितनी भी हमारी कॉस्ट है वो सारी कवर होनी चाहिए, हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी हम सारे चेंज कर सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लॉन्ग रन में तो अगर आपको शॉर्ट रन में प्रॉफिट हो रहा है तो आप लॉन्ग रन में टिक ही जाओगे, लेकिन शॉर्ट रन में अगर आपको प्रॉफिट एडिक्वेट नहीं हो रहा तो आप नहीं टिकोगे। तो मेन जो आपका कंसर्न है स्टडी का वो शॉर्ट रन ज़्यादा होता है, ठीक है। अब ये जो हमारे फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर हैं, इसी के साथ साथ एक और भी आता है सेमी वेरिएबल, जिसको हम सेमी फिक्स्ड भी कहते हैं। सेमी वेरिएबल या सेमी फिक्स्ड, इसका मतलब क्या होता है, फिक्स्ड अप टू सर्टेन पॉइंट, एक सर्टेन लेवल तक फिक्स्ड होता है, देन इट बिकम्स वेरिएबल। एक पर्टिकुलर पॉइंट तक हमारा ये फैक्टर फिक्स्ड रहता है, लेकिन उसके बाद ही वेरिएबल भी हो सकता है। यानी कि जैसे कि अब हम लैंड लेते हैं, लेबर लेते हैं, कैपिटल लेते हैं और एंटरप्रेन्योर लेते हैं, तो हम ये कह सकते हैं लैंड तो कम्प्लीटली फिक्स्ड ही है, लेबर कम्प्लीटली वेरिएबल है, क्योंकि हम इंडियन कंटेक्स्ट में पढ़ रहे हैं। अगर यही पढ़ रहे होते तो किसी और कंट्री में जहाँ पर लेबर की बहुत डेफिशिएंसी है वहाँ पे वो लोग लेबर को वेरिएबल नहीं लेते, लेकिन इंडियन कंटेक्स्ट में समझो तो लेबर वेरिएबल है। अब एंटरप्रेन्योर और कैपिटल ये हमारा समहाउ सेमी वेरिएबल हो सकता है, क्योंकि एक लेवल तक आप फंड रेजिंग कर सकते हो, एक लेवल तक आप एंटरप्रेन्योर भी, बिकॉज एंटरप्रेन्योर भी लेबर से कहीं ना कहीं रिलेट करता है, तो आप वो भी रिलेट कर सकते हो, बट वो भी एक पॉइंट तक ही आप इंक्रीज़ कर पाओगे शॉर्ट रन में, उसके बाद वो भी इंक्रीज़ नहीं कर पाओगे। एकदम से आपको थोड़ी ना कोई ऐसा मिल जाएगा जो आपको पैसा लगा दे या आपको एकदम से फंड दे दे, एक सर्टेन पॉइंट तक ही मिल पाएंगे। तो ये हमारे सेमी वेरिएबल में आते हैं, बट इसमें भी हम लोग पढ़ने के लिए शॉर्ट रन में इन दो को ही डिफरेंस लेके पढ़ते हैं। सेमी वेरिएबल थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट में पढ़ते हैं, बट आगे जब हम इसको डिटेल में करते हैं, इसकी थ्योरीज़ करेंगे, इसके लॉ करेंगे, तब हम फिक्स्ड और वेरिएबल को ही डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। अब हमारा जैसे कि फर्स्ट है लैंड, फर्स्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज लैंड। लैंड की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? एक तो लैंड को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी भी नेचुरल गिफ्ट से, मतलब लैंड का मतलब एनीथिंग विच इज़ यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन गिवन बाय द नेचर, दिस इज़ अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। मतलब अगर आपके रिवर्स हैं तो वो भी इसी कैटेगरी में आ रहे हैं, ठीक है ना। आपके पहाड़ हो गए वो भी इसी कैटेगरी में आ रहे हैं। कुछ भी जो आपको नेचुरल मिल रहा है, नेचुरली मिल रहा है, फ्री गिफ्ट है, उसके लिए आपको कुछ पे नहीं करना पड़ता। ऑल्दो लैंड परचेज करने के लिए आपको पेमेंट तो करनी पड़ती है, बट आप उसको खुद से क्रिएट नहीं कर सकते। यू कांट क्रिएट, आप अपने आप से क्रिएट नहीं कर सकते उसे। कांट क्रिएट बाय योर सेल्फ, जो है वही है, और इसीलिए हम कहते हैं कि इसकी जो सप्लाई है वो फिक्स्ड रहती है। इसके प्राइस हो सकता है कम हो ज़्यादा हो, लेकिन इसकी सप्लाई फिक्स्ड रहेगी। नेचुरली हमारा अगर 30% यूनिवर्स में 30% हमारा जो है वो अर्थ है और 70% वाटर है, तो वो वही रहेगा, उसका आप रेशो चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। और ये परमानेंट है, इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, ये परमानेंट है। परमानेंट का मतलब कहीं कोई चेंजेस नहीं हो सकते हैं, डिस्ट्रक्टिव नहीं है, नॉन डिस्ट्रक्टिव है, ये नॉन डिस्ट्रक्टिव, ठीक है। एंड कैन नॉट बी मोबाइल, मोबाइल नहीं है, मतलब कैन नॉट
बी शिफ्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। आपकी एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता, ठीक है, ये होता है। और दूसरा मैनी यूजेस, आप लैंड को कल्टीवेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हो, आप लैंड को कंस्ट्रक्शन के लिए भी यूज़ कर सकते हो, किसी भी पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हो। माइनिंग भी इसी में ही आती है। जो माइनिंग है, माइनिंग तो एक बार जो हो गई वो हो ही गई, मतलब एक बार आपने निकाल लिया, एक्सट्रैक्ट कर लिया कुछ भी। तो लैंड जो है वो हमने रिप्रेजेंट किया है, लेकिन लैंड का मतलब हो गया एनीथिंग विच इज़ प्रोवाइडेड बाय नेचर एंड ह्यूमन रिसोर्सेज कैन नॉट क्रिएट इट। हम उस पर यूटिलिटी तो कर सकते हैं कि बेस्ट यूटिलिटी ले लें, मल्टीपल यूजेस में से बेस्ट यूज़ हम उसका कर लें, लेकिन हम उसे क्रिएट कहीं से भी नहीं कर सकते हैं, वो हमारे हाथ से बाहर चीज़ है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है आपका लेबर। लेबर का मतलब क्या हुआ? लेबर का मतलब सिर्फ यहाँ पे ये नहीं है कि जो लेबर हमारी काम कर रही है, जो हमारी फैक्ट्री में काम कर रही है, सिर्फ वही है। लेबर का मतलब हो गया एनी टाइप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, किसी भी तरह का। अब चाहे वो टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव्स हैं और चाहे वो मिडिल लेवल हैं, किसी भी तरह का ह्यूमन रिसोर्स है, जो भी ह्यूमन एफर्ट्स होते हैं वो सब इस कैटेगरी में आते हैं। और ये आपका बिल्कुल पेरिशेबल होता है। पेरिशेबल का मतलब क्या हुआ कि ईजी टू डिस्ट्रॉय। ईजी टू डिस्ट्रॉय का मतलब ऐसे नहीं है कि ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन हर इंसान की जो एनर्जी लेवल है, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो हमारा एनर्जी लेवल है ना, वो रिड्यूस हो जाता है। आप जब क्लास में एंटर करते हो, तब जब आप पढ़ते हो, तब आपका एनर्जी लेवल कुछ और होता है, बट एट द एंड ऑफ द क्लास आपका एनर्जी लेवल कुछ और हो जाता है। और वहीं अगर आपकी 6 घंटे की क्लास एक कोई टीचर कह दे लगातार पढ़ाएंगे हम, तो आप तो ये सुन के पहले एक तो एनर्जी लेवल डाउन होगा, फिर भी आप सोचो कि चलो हिम्मत करके पढ़ लो, तो भी थोड़ा टाइम बाद 2, 2.5, 3 घंटे बाद आपका एनर्जी लेवल ख़त्म हो जाएगा। तो बेसिकली कोई भी ह्यूमन रिसोर्स होगा वो पेरिशेबल इस सेंस में है कि उसका जो काम करने का अंदर ताकत होती है, जो उसकी एनर्जी होती है, क्षमता होती है, वो धीरे धीरे कम होती चली जाती है, ठीक है। और ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि जितनी भी लेबर है, ऑल लेबर मे नॉट एसोसिएटेड विद प्रोडक्शन। हमारी ऑफिस के अंदर भी काफ़ी लेबर होती है, हमारी मैनेजमेंट की भी होती है, तो ज़रूरी नहीं है कि सारी की सारी लेबर प्रोडक्शन से रिलेट करें। अच्छा, लैंड हमारा मोबाइल नहीं था, बट लेबर हमारी मोबाइल है। अगर कहीं पे भी ऐसा लगता है कि यहाँ पे इस लेबर को भेजना है, तो हम भेज सकते हैं, ठीक है। तो लेबर हमारी मोबाइल होती है। लैंड हमारे पास जो अवेलेबल सप्लाई है वही है, लेकिन लेबर की सप्लाई कैन इंक्रीज और डिक्रीज। किस तरह से हम इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं लेबर की सप्लाई? रेट के थ्रू, बाय फिक्सिंग अप द रेट। जो भी वेज रेट है, आप वेज रेट बढ़ा दोगे तो लेबर ज़्यादा सप्लाई में आ जाएगी, वेज रेट कम कर दोगे सप्लाई कम हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से लेबर मोबाइल भी है, उसकी सप्लाई को भी आप कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। ये हमारे पास लेबर की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। फिर कैपिटल की कैरेक्टरिस्टिक्स में अगर हम आते हैं, तो कैपिटल की कैरेक्टरिस्टिक्स में कैपिटल हमारे पास एक तो फिक्स्ड कैपिटल है, ये आपका अकाउंट्स का टॉपिक आ जाता है एक तरह से। फिक्स्ड कैपिटल के बाद एक हमारे पास होती है टेंजिबल कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल जो कि लॉन्ग टर्म तक रहती है, टेंजिबल विच कैन बी सीन और टच, intangible which cannot be seen or touch, ठीक है। फिर कैपिटल के थ्रू हम कैपिटल फॉर्मेशन करते हैं। एक सेंटेंस सुना होगा, पैसा पैसे को खींचता है। जिसके पास जितनी ज़्यादा कैपिटल होगी वो उतनी ही और ज़्यादा कैपिटल लगा सकता है।
दूसरा, हम कैपिटल के लिए कह सकते हैं कि कैपिटल मॉनेटरी फॉर्म में भी हो सकती है और ह्यूमन फॉर्म में भी हो सकती है। ह्यूमन फॉर्म में जो कैपिटल है वो होने को तो हम लेबर की बात कर रहे हैं, लेकिन लेबर के साथ साथ लेबर में जो हमारी एफिशिएंट और स्किल्ड लेबर होती है, वो जो एफिशिएंट और स्किल्ड लेबर है वो हमारी ह्यूमन कैपिटल में आ जाती है। जो हमारे पास मनी रिसोर्सेज में है वो हमारी मॉनेटरी कैपिटल आ जाती है। कुछ कैपिटल ऐसी होती है विच कैन बी शिफ्टेड और इन अ रिड्यूसिंग मैनर, डिमिनिशिंग मैनर, वो धीरे धीरे कम होती जाती है, जिसको हम नाम देते हैं सर्कुलेटिंग कैपिटल। ये हमारी सर्कुलेटिंग कैपिटल है। मतलब आपके पास जैसे सीड्स हो गए, सीड्स, ठीक है ना, सीड्स हो गए, या इसमें हम और कह सकते हैं रॉ मटेरियल हो गया, ये सब कुछ, ठीक है। फिर हमारे पास एक सोशल कैपिटल भी होती है। सोशल कैपिटल, सोशल कैपिटल का मतलब जो सबको मिल रही है, दिस इज अवेलेबल टू ऑल द प्रोड्यूसर्स। ऑल द प्रोड्यूसर्स मतलब आपको अच्छा कम्युनिकेशन सिस्टम मिला हुआ है, आपके रोड्स फ्लाईओवर्स बहुत अच्छे हैं, आपको ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छा मिला हुआ है, पूरे सोसाइटी से मिल रहा है, वो सोशल कैपिटल हो गई, ठीक है। इस तरह से हम कैपिटल को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। और फिर एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर तो वो हो रहा है जो कि रिस्क ले रहा है और जो इन तीनों को, लैंड, लेबर और कैपिटल, इन तीनों को एक साथ मर्ज करता है, इनके बीच में एक कोऑर्डिनेशन सेट करता है। ये सेट करता है कि किस प्रोपोर्शनेट में हम कैपिटल लगाएं, कितनी लेबर लगाएं, कितना हमको एंटरप्रेन्योर, इन तीनों के बीच का रिलेशनशिप, कोऑर्डिनेशन एंड एवरीथिंग, द प्रोपोर्शनेट इज डिसाइडेड। जितनी भी हमें इसके एफिशिएंट यूज के लिए इनोवेशंस करनी है, जो भी रिस्क उठाना है, दैट इज ऑल डन बाय एंटरप्रेन्योर। नेक्स्ट हमारे पास आता है कंसेप्ट प्रोडक्शन फंक्शन। फंक्शन वर्ड जहाँ भी आता है हम उसको कहते हैं फंक्शनल रिलेशनशिप, ठीक है, यानी कि रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। कोई भी दो वेरिएबल्स के बीच का जो रिलेशनशिप है उसे हम कहते हैं फंक्शन। जो भी फंक्शनल यानी कि एक के हिसाब से दूसरे को इफेक्ट हो। तो प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, वो इनपुट एंड आउटपुट का रिलेशनशिप होता है कि इन दोनों में क्या रिलेशनशिप है। इसको हम फंक्शनल या टेक्नोलॉजिकल रिलेशनशिप भी कह सकते हैं कि कोई भी टेक्नोलॉजिकल रिलेशनशिप हो जो कि हमें ये बताए कि इतना इनपुट डालेंगे तो इतना आउटपुट आएगा, या इतना आउटपुट चाहिए तो हमें इतना इनपुट डालना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें जो हमारा आउटपुट होता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। आउटपुट इज योर डिपेंडेंट वेरिएबल और इनपुट इज योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं आउटपुट इज शोन बाय Q इज इक्वल टू जितने भी हमारे कंपोनेंट हैं A, B, C, D, जितने भी हमारे इनपुट्स हैं, बहुत सारे हमारे इनपुट होते हैं, तो जितने भी हमारे इनपुट्स हैं ये सारे, इन सब का रिलेशन एंड हम इन इनपुट्स के जो प्रोपोर्शन है कि इन इनपुट्स का कितना हमें प्रोपोर्शन रखना चाहिए, आपस में इनका रेशो कितना होना चाहिए, उसके बेसिस पे हमारा आउटपुट डिसाइड होता है, ठीक है। तो जब भी हम प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ते हैं तो प्रोडक्शन फंक्शन को पढ़ते समय हमें कुछ एजम्पशंस ध्यान रखनी पड़ती हैं। वो एजम्पशंस क्या होती हैं? वो एजम्पशंस में हमारी एक एजम्पशन ये होती है कि हम एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम को कर रहे हैं। स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम,
हम एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम को पढ़ रहे हैं। हम ऐसे नहीं कह रहे नो एक्यूमुलेशन, हम ये नहीं कह रहे कि भाई आपका जो है ना पिछले बार इतना था अब उसमें और ऐड हो गया, आउटपुट और ऐड हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता। एक पर्टिकुलर टाइम स्पैन है कि इतने से इतने टाइम के बीच में हम आउटपुट को स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। दूसरे हम कह रहे हैं कि हमारी जो टेक्नोलॉजी है इज गिवन, हमारी एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी है जिसको एक टर्म दी है स्टेट ऑफ द आर्ट। हमारी जो स्टेट ऑफ द आर्ट है वो एक फिक्स्ड है, बिकॉज जैसे ही हम इनोवेशन ले आते हैं, इनोवेशन तो सेकेंड एजम्पशन क्या रहती है कि टेक्नोलॉजी इज़ गिवन, जो भी टेक्नोलॉजी है दैट इज़ गिवन द स्टेट ऑफ आर्ट, इसको हम टर्म देते हैं स्टेट ऑफ आर्ट, वो गिवन है, वही फिक्स रहेगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। बिकॉज इनोवेशन जब भी होंगी तो इनोवेशन लीड्स टू चेंज इन रेशो। अगर कोई इनोवेशन होगी तो हो सकता है इनपुट और आउटपुट का जो रेशो है, जो हम कह रहे हैं कि इनपुट और आउटपुट का एक रेशो है, वो रेशो में चेंज हो सकता है, तो इसलिए टेक्नोलॉजी इज़ गिवन। थर्ड एजम्पशन हम ये कहते हैं कि हम ये मान के चलते हैं कि हम जितने भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, जितने भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं आर फुली यूटिलाइज्ड, हमारे सारे अवेलेबल रिसोर्सेज फुली यूटिलाइज्ड हैं। तो ये एजम्पशन हम लेके चलते हैं कि कोई भी, ये तो हमारे 3 एजम्पशन हैं ही, लेकिन इसके अलावा और भी एजम्पशन हम क्या लेके चलते हैं कि जो प्रोड्यूसर है वो रेशनल है। अब प्रोड्यूसर रेशनल का मतलब क्या हुआ कि प्रोड्यूसर मिनिमम कॉस्ट पर मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना चाहता है। ये अलग से बताने की ऐसे ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जो हमारी थर्ड एजम्पशन है ये वाली, अवेलेबल रिसोर्सेज आर फुली यूटिलाइज्ड, वो इसी को इंडिकेट कर रहे हैं कि हम फुली यूटिलाइज कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हम अपने रिसोर्सेज से मिनिमम कॉस्ट पे मैक्सिमम आउटपुट ले रहे हैं। तो इस तरह से ये हमारा प्रोडक्शन फंक्शन के 3 मेन एजम्पशंस हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से वो ABCD को ना करके ऐसे कर देते हैं कि जो फंक्शनल है वो L एंड K है। हमारे जितने भी इनपुट होंगे, चाहे वो कितने भी इनपुट हों, या तो वो लेबर इंटेंसिव होंगे और या वो कैपिटल इंटेंसिव होंगे, क्योंकि हमारी प्रोडक्शन टेक्निक तो यही 2 हो सकती हैं, और यहाँ पे हम प्रोडक्शन टेक्निक की बात कर रहे हैं। तो हम ये कहते हैं कि ये हमारा आउटपुट है विच इज़ बेस्ड ऑन लेबर एंड कैपिटल, इस पर हमारा बेस्ड है। फिर हम बात करते हैं शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन की और लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन की। तो शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन का मतलब ही क्या हो गया? शॉर्ट रन में कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वेरिएबल होते हैं और कुछ फिक्स्ड होते हैं, जबकि लॉन्ग रन में सभी वेरिएबल होते हैं। ये तो सबसे बड़ा चेंज है, यानी कि स्केल ऑफ प्रोडक्शन कैन बी चेंज्ड। ये हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है। अब इसके अलावा और भी पॉइंट्स हमारे आ जाते हैं, जैसे कि शॉर्ट रन को या लॉन्ग रन को हम यहाँ पे ये नहीं कहते कि 1 महीना 2 महीना 3 महीने ये है। हमें कहते हैं कि जब भी आप इसको डिफाइन कर रहे हो वेरिएबल और फिक्स्ड में, इफ़ यू आर सेग्रीगेटिंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन 2 कैटेगरीज, दैट इज़ अ शॉर्ट रन, एंड इफ़ यू सेग्रीगेट इन अ ओनली वेरिएबल, दैट इज़ कैपिटल। ये इसका सबसे बड़ा डिफ्रेंसिएशन है, ठीक है, और कोई इसका डिफ्रेंसिएशन नहीं होता है। मेन एक आपका बहुत इम्पॉर्टेंट जो आता है प्रोडक्शन फंक्शन, कॉब डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन। ये बहुत डिटेल में तो आपको नहीं करना, बहुत शॉर्ट में ही करना है आपको, मतलब ये फॉर्मूला ही बस पता रहना चाहिए
ये फॉर्मूला कैसे डिफाइन करना है, Q इज इक्वल टू KLA स्मॉल a C, और फिर ऊपर ब्रैकेट में C के ऊपर आ जाएगा 1 माइनस a। Q तो अगेन वही आउटपुट, K इज योर कैपिटल, इनफैक्ट K यहाँ पे कैपिटल नहीं आता, Q is for output, C is for capital, L is for labor, और जो हमारा K और A है, ये दो जो हमारे पास हैं, ये हमारे कांस्टेंट नंबर हैं। तो कॉब डॉगलस एक स्टैटिस्टिशियन हुए हैं, एक इकोनॉमिस्ट हुए हैं, जिन्होंने ये फंक्शन हमको दिए हैं। इसको हमें डिटेल में कुछ नहीं करना होता, आपको बस कॉब डॉगलस फंक्शन ही पता होना चाहिए। कांस्टेंट का मतलब है कि ये वो फैक्टर्स हैं जो कभी चेंज नहीं हो सकते। लेबर हमारी चेंज हो सकती है, ए और के ये दो ऐसे फैक्टर्स उन्होंने ले लिए विच कैन नॉट बी चेंज। तो इसके अकॉर्डिंगली वो कहते हैं कि आउटपुट हमें ये देख के नहीं निकालना कि हमारे कितने फिक्स्ड हैं और कितने वेरिएबल हैं, हमें उन दोनों का एक रिलेशनशिप भी मेंशन करना ज़रूरी होता है। तो ये आपका कॉब डॉगलस फंक्शन है, इसको बहुत डीप में नहीं करना, बस नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है जो हम अभी कर रहे थे कि एक हमारे पास होती है शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन और एक होती है लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। इनके ऑल्टरनेटिव नेम की अगर हम बात करें तो इसे हम कहते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। ये सुनते ही आपको याद आ गया होगा कि हमने तो ये पहले भी किया हुआ है, या फिर हम इसको कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, या हम कहते हैं रिटर्न्स टू अ फैक्टर। टू अ फैक्टर का मतलब क्या हुआ कि बाय द चेंज इन वन फैक्टर, ओनली वन फैक्टर, और वो वन फैक्टर भी कौन सा हम लेके चलते हैं, लेबर। तो बाय द चेंज इन वन फैक्टर द प्रोडक्शन चेंजेस, या हम कह सकते हैं आउटपुट रिस्पॉन्ड्स, जो हमारा आउटपुट रिस्पॉन्ड कर रहा है इन अ वेरिंग प्रोपोर्शन। वेरिंग प्रोपोर्शन मतलब अलग अलग प्रोपोर्शन में वो वेरी कर रहा है। ज़रूरी नहीं है कि फैक्टर में चेंज होने की वजह से आउटपुट में हर बार सेम ही चेंज हो सकता है एक फैक्टर में चेंज होने से पहले चेंजेस का रेशो कुछ और हो, बाद में कुछ और हो, तो वो चेंज होता रहता है। क्यों चेंज होता रहता है? बिकॉज जो आपका रेशो है, रेशो ऑफ वेरिएबल एंड फिक्स्ड फैक्टर है, वो चेंज हो जाता है। जो आपका रेशो ऑफ वेरिएबल एंड फिक्स्ड फैक्टर है वो चेंज हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपका एक फैक्टर तो वेरिएबल है और बाकी सारे के सारे फिक्स्ड हैं। अब वेरिएबल में चेंज होता जा रहा है, फिक्स्ड वहीं का वहीं है। अब फिक्स्ड वहीं का वहीं है तो दोनों की रेशो में चेंज हो रहा है। उस वजह से जो आउटपुट आ रहा है वो ज़रूरी नहीं है सेम रिस्पॉन्स करे, वो अलग अलग रिस्पॉन्स करता है। ठीक है। अब जब हम लॉन्ग रन की बात करते हैं तो इसको हम कहते हैं रिटर्न्स टू स्केल। जैसे हम यहाँ पे कह रहे हैं रिटर्न्स टू अ फैक्टर, हम यहाँ पे कह रहे हैं रिटर्न्स टू स्केल। क्यों? क्योंकि जितने भी हैं ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल नाउ, सब तो वेरिएबल हैं, और वेरिएबल होने के साथ साथ हमारा स्केल यानी कि लेवल ऑफ प्रोडक्शन भी चेंज हो जाता है। तो अब हमें इनको अलग अलग पढ़ना है। तो पहले हम शॉर्ट रन को पढ़ते हैं। शॉर्ट रन को पढ़ने में हमने कहा कि प्रोडक्शन फंक्शन को पढ़ने के लिए हमें 3 कॉन्सेप्ट्स को समझना ज़रूरी है।
एक टीपी, इसको हम कह सकते हैं प्रोडक्शन, पूरा ही लिख देते हैं, प्रोडक्शन फंक्शन नहीं, प्रोडक्शन को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, टीपी, एपी और एमपी, यानी कि टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट। हम ये कहते हैं कि जो भी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है, जितने भी बाय कंबाइनिंग द एफर्ट्स ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हैं उन सब के लिए जब उनको एक साथ हम कर देते हैं तो जो टोटल आउटपुट आता है, टोटल प्रोडक्शन होती है, ठीक है, जिसमें हम लेबर को वेरिएबल और जितने भी अदर फैक्टर्स हैं उनको फिक्स्ड मान के चलते हैं, तो वो हमारा टीपी होता है। एवरेज क्या होता है? टोटल प्रोडक्शन पर यूनिट, यानी कि टीपी अपॉन क्यू, टोटल प्रोडक्शन पर यूनिट। आपके जो टोटल प्रोडक्शन है वो पर यूनिट कितनी जा रही है, ठीक है। अब इसमें हम पर यूनिट के भी बजाय हम ये कहते हैं कि जो हमारी प्रोडक्शन है, टोटल प्रोडक्शन पर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर। हम ये जो पर यूनिट की बात कर रहे हैं या क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, ये क्वांटिटी की हम बात कर रहे हैं वेरिएबल फैक्टर की क्वांटिटी। तो टोटल प्रोडक्शन पर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर, ये क्वांटिटी। अब हमारे पास वेरिएबल फैक्टर कौन सा है? नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि AP इज TP अपॉन L। टोटल लेबर कितनी है? TP अपॉन L भी कह सकते हैं, ठीक है। और मार्जिनल वर्ड जैसे ही आ जाएगा तो मार्जिनल वर्ड को हम एक्सप्लेन करते हैं 1 यूनिट, बाय पुटिंग 1 एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ लेबर, एक एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ लेबर एम्प्लॉय करने से, बाय पुटिंग 1 एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ लेबर, ठीक है। हमारे पास हाउ मच TP चेंजेस, उसे हम कहते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट। तो यानी कि मार्जिनल प्रोडक्ट को हम कह सकते हैं कि MP इज TPN माइनस TPN माइनस 1। यहाँ पे कंडीशन लेकिन ये है इस फॉर्मूले के लिए कि n शुड बी इन कॉन्जिक्यूटिव नंबर, लगातार वाले नंबर होना चाहिए। मतलब हमने कहा कि जो भी हमारा क्वांटिटी है, मान लो 1 2 3 और टोटल प्रोडक्ट मान लो 10 12 15, तो हम ये कह सकते हैं कि TP2 माइनस TP2 माइनस 1 इज इक्वल टू MP2। तो TP2 इज 12 माइनस 10 इज इक्वल टू 2। या अगर मुझे MP3 निकालना है तो TP3 माइनस TP3 माइनस 1, 15 माइनस 12 इज 3। अब अगर वो कंसेक्यूटिव नहीं है, इफ नॉट कंसेक्यूटिव, तो हम क्या करेंगे? तब हम करेंगे MP इज चेंज इन TP अपॉन चेंज इन L। मान लो क्वांटिटी आपकी, लेबर जो यूनिट्स आपकी लग रही है L की, वो पहले 10 थी और अब हमने 15 लेबर कर दी। तो हमारा जो ये टोटल प्रोडक्ट था पहले 100 था, अब 280 हो गया। तो मैं क्या कहूँगी? 180 अपॉन 5,
36। ठीक है, अब इन तीनों को डिफाइन करने के बाद हमें कहते हैं कि आखिर इनका रिलेशनशिप क्या है। रिलेशनशिप बिटवीन टीपी, एपी एंड एमपी। तो पहले अगर हम बात करें सिर्फ एपी और एमपी की, कि एपी और एमपी में क्या रिलेशनशिप है, तो बेसिकली एपी और एमपी का रिलेशन ये रहता है कि इनिशियली, जैसे कि हमने कहा यहाँ से अगर हम लें तो ये हमारा एक्स एक्सिस है, तो हमारा एपी ऐसे जाता है और जो इसका हाईएस्ट पॉइंट है वहाँ से कट करता हुआ एमपी नीचे आता है। यहाँ पे हमने कहा कि कितना अमाउंट या क्वांटिटी ऑफ वेरिएबल फैक्टर है। और यहाँ पे हमारा आउटपुट, क्योंकि वाई एक्सिस हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल के लिए होता है और एक्स एक्सिस हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए होता है। ये हमेशा ध्यान रखना कि जो एक्स एक्सिस होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए ही होता है। आपको ये कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि हम कहाँ पर क्या लेंगे। आपको ये पता होना चाहिए कि डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है और इंडिपेंडेंट कौन सा है। ठीक है, तो हम इस रिलेशनशिप को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इनिशियली, आप ये देखो स्टार्टिंग में इनिशियली एपी एंड एमपी बोथ इंक्रीजेस but MP at an increasing rate। फिर दूसरा हम ये कहेंगे कि MP जो है, AP is still, AP अभी भी इंक्रीज कर रहा है बट MP स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग। MP ने डिक्लाइन करना स्टार्ट कर दिया। AP तो बढ़ता जा रहा है लेकिन MP ने डिक्लाइन करना स्टार्ट कर दिया। और क्या किया फिर उसके बाद, एंड कट्स, ये हम कह सकते हैं इंटरसेक्ट्स AP एट इट्स मैक्सिमम पॉइंट। जहाँ पर भी AP मैक्सिमम था वहाँ पर उसने उसको कट किया। कट करने के बाद AP एंड MP बोथ आर डिक्लाइनिंग, बट अगेन MP एट अ ग्रेटर रेट। MP ज़्यादा तेज़ी से डिक्लाइन हो रहा है। फिर इसमें आगे क्या आया कि MP बिकम्स नेगेटिव। MP तो नेगेटिव हो गया लेकिन AP नेवर बिकम्स नेगेटिव। ना तो वो नेगेटिव होगा, इवन AP नेवर टचेस एक्स एक्सिस। ऐसा भी कभी नहीं होगा कि AP एक्स एक्सिस को टच कर जाए। वो ऐसा क्यों? क्योंकि AP का मतलब क्या है, TP अपॉन Q, क्वांटिटी ऑफ लेबर। तो ऐसा तो कभी, अब एक्स एक्सिस को टच करने का मतलब क्या हुआ कि ये जो वैल्यू है, हमारा जो आउटपुट है वो ज़ीरो हो गया। तो कभी भी आउटपुट तो ज़ीरो हो ही नहीं रहा ना, आउटपुट कैन नॉट बी ज़ीरो। अब क्योंकि आउटपुट ज़ीरो नहीं हो रहा तो AP की वैल्यू कभी ज़ीरो में तो आ ही नहीं सकती है। AP की वैल्यू हमेशा कुछ ना कुछ तो रहेगी, चाहे वो कितनी भी नॉमिनल रहे। ओके, अब इसी तरह से अगर हम तीनों का रिलेशनशिप निकालना चाहें तो हम कहेंगे
रुको, ये डायग्राम हमारा इसी तरह से तीनों का रिलेशनशिप निकालेंगे तो हमारा इस तरह से आएगा। ये हमारा टीपी, इसके मैक्सिमम पॉइंट से हमने एक लाइन यहाँ ड्रॉ की। अब देखो इसकी शेप कैसे जा रही है, ये ज़ीरो से स्टार्ट होके पहले ये ऐसे बढ़ रहा है, फिर एक ये वाला पॉइंट आया, इस पॉइंट से वो और तेज़ी से बढ़ने लगा। तो ये हमारा एक पॉइंट है, ठीक है ना, ये जो पॉइंट है ये वाला। तो जहाँ से वो ऊपर बढ़ने लगा तेज़ी से, ये वाला यहाँ तक, इस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। और इसी पॉइंट पे आपको थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि ये जो पॉइंट है, आपने जब ये बनाया AP, थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि इस पॉइंट के बाद ही AP मैक्सिमम पर आए, ठीक है। और फिर यहीं से ही हमने MP बनाया इस तरह से, यानी कि जहाँ पर TP मैक्सिमम पॉइंट पे था वहाँ पर MP 0 था। इधर से हमने एक लाइन ड्रॉ की और ये हमने एक और लाइन यहाँ ड्रॉ कर दी। ये हमारी पूरी की पूरी है स्टेज 1। ये पूरी की पूरी है स्टेज 2 और ये है स्टेज 3। तो इस पॉइंट पर ये हमारा एक पॉइंट आ गया E, N, M, ये हमारा AP आ गया। इस तरह से हमने ये बना दिया। अब ये 3 स्टेजेस क्या क्या हैं ये हम डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर आ गया क्वांटिटी ऑफ अ वेरिएबल फैक्टर, ठीक है। अब ये स्टेजेस क्या क्या हैं, ये स्टेजेस क्या होती हैं। शुरू में होता क्या है, हमारे पास लैंड है, सपोज हमने लैंड को फिक्स्ड फैक्टर ले लिया। अब उस लैंड पे काम करने की कैपेसिटी 100 लोगों की है, लेकिन हमने वेरिएबल फैक्टर उसमें लगा रखे हैं सिर्फ 10। तो जैसे ही 10 के 15 होंगे, 20 होंगे, तो शुरू में क्या होगा फर्स्ट लेवल पर कि हम उस लैंड को बेस्ट यूटिलाइजेशन मोड में लेके चल रहे हैं, मतलब उस लैंड को हम बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हैं। तो हमारी जो स्टेज 1 होती है वो होती है द स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स। ये हमारी स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स है, ठीक है। यहाँ तक हमारी इंक्रीजिंग रिटर्न्स की स्टेज चल रही है। फिर स्टेज 2 जो हमारी है, अब स्टेज 1 तो हमने बता ही दिया कि क्योंकि हम फिक्स्ड फैक्टर्स पे जितनी ज़रूरत है उतने वेरिएबल फैक्टर अब लगाने लगे हैं, तो हमारे जो फिक्स्ड फैक्टर हैं वो भी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी देने लग गए हैं, हम उनका एफिशिएंटली यूज़ करने लग गए हैं। लेकिन एक पॉइंट तक ही हम एफिशिएंटली यूज़ कर पाएंगे, उसके बाद हमारी स्टेज 2 आ जाएगी स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, इस वाली स्टेज में क्या हो रहा है कि हमने फिक्स्ड फैक्टर्स का बेस्ट यूटिलाइजेशन, मतलब यहाँ पे तो हम उनको ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन में लेके चल रहे थे, लेकिन अब यहाँ तक हम मैक्सिमम पे पहुँच गए। आपको जितना भी इनपुट डालोगे, यहाँ क्या आ रहा था, जितना भी इनपुट डाल रहे थे आपका आउटपुट उससे ज़्यादा आ रहा था। यहाँ पर अब जितना भी इनपुट डाला आउटपुट से थोड़ा कम हो गया, लेकिन फिर भी अभी हम प्रॉफिटेबिलिटी की स्टेज में हैं। लेकिन जैसे ही हमने यहाँ पर मैक्सिमम पॉइंट पे हम पहुँच गए, इसका मतलब अब और लेबर एम्प्लॉय नहीं करनी चाहिए। ये स्टेज वो है कि स्टॉप
एम्प्लॉइंग मोर लेबर नाउ। अब यहाँ पर आकर आपको और ज़्यादा लेबर एम्प्लॉय नहीं करनी, तो यहीं पे आके रुक जाना चाहिए, क्योंकि इसके बाद हमारी प्रोडक्टिविटी नेगेटिव में जा रही है, हमारी टोटल प्रोडक्शन कम हो रही है। इसीलिए इसे हम कहते हैं स्टेज 3 को। स्टेज 3 को हम कहते हैं कि ये हमारी नेगेटिव रिटर्न्स है, स्टेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स। तो कोई भी प्रोड्यूसर कौन से स्टेज पर रहना चाहता है? कोई भी प्रोड्यूसर हमेशा इस वाली स्टेज पर रहना चाहता है, ये उसकी बेस्ट स्टेज है। तो हर प्रोड्यूसर, क्योंकि यहाँ पर देखो पहली स्टेज में तो उसको लग रहा है कि मैं और एम्प्लॉय लगा दूँ और एम्प्लॉय लगा दूँ, लेकिन सेकेंड स्टेज में आके उसको लग रहा है कि बस अब और एम्प्लॉय नहीं लगा सकते, ठीक है, इसके बाद हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो कोई भी जो रैशनल प्रोड्यूसर होगा ना, वो हमेशा सेकेंड स्टेप पर ही रुकना चाहेगा, वो सेकेंड स्टेप से आगे नहीं जाएगा। स्टेज 2 के बाद वो काम करना बंद कर देगा। तो इस तरह से 3 स्टेजेस होती हैं, जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन या रिलेशनशिप बिटवीन टीपी, एपी एंड एमपी, वन एंड सेम थिंग। ओके, रिटर्न्स टू स्केल। रिटर्न्स टू स्केल का मतलब है कि पूरा का पूरा स्केल ऑफ ऑपरेशन ही, द होल स्केल ऑफ ऑपरेशन चेंज्ड, पूरा का पूरा स्केल ऑफ ऑपरेशन ही चेंज हो जाता है। इसको हम 3 कैटेगरीज में करते हैं, IRS, CRS एंड DRS। इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल का मतलब कि आप जो भी इनपुट लगाओगे, द परसेंटेज चेंज इन इनपुट इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन आउटपुट। आपका आउटपुट ज़्यादा बढ़ेगा। क्यों? जब आप अपना स्केल ऑफ ऑपरेशन बढ़ा लोगे तो लार्ज स्केल पे काम करने के आपको कुछ बेनिफिट्स होते हैं। उन बेनिफिट्स को हम कहते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो आप जब लार्ज स्केल पे काम करते हो तो आपको लार्ज स्केल पे काम करने के बेनिफिट्स मिलने लग जाते हैं। आपको गुड मैनेजमेंट सिस्टम मिल जाता है, आपको चीप रॉ मटेरियल मिल जाता है। क्यों? क्योंकि आपको डिस्काउंट्स, हेवी डिस्काउंट्स मिल जाते हैं, ठीक है ना। आपको स्किल्ड लेबर मिल जाती है, क्योंकि अब आप स्पेशलाइजेशन बेस्ड लेबर को अपॉइंट कर सकते हो। तो इस तरह के जो आपको बेनिफिट्स मिल रहे हैं, उस वजह से आपको इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल आता है, इनपुट से ज़्यादा आउटपुट बढ़ता है। फिर आ जाती है कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल आपकी बेस्ट स्टेज होती है, क्योंकि इसमें प्रोड्यूसर को ये पता है कि जितना मैं इनपुट बढ़ाऊंगा मेरा आउटपुट उतना ही बढ़ेगा। ये सबसे बड़ा उसे बेनिफिट मिलता है। वो उसको ये सोचना नहीं पड़ता। पहले वाले केस में तो क्या हो रहा है कि आपका इनपुट जितना बढ़ रहा है आपका आउटपुट उससे ज़्यादा है। अब कितना ज़्यादा है नहीं पता, लेकिन यहाँ पर आपकी दोनों बराबर हैं, तो दिस इज़ द आइडियल स्टेज। यहाँ पे क्या हो रहा है, इकोनॉमीज तो मिल ही रही हैं, लेकिन इकोनॉमीज भी आपको बहुत ही ऑप्टिमम मिल रही हैं। आप इकोनॉमिक्स को बेस्ट एडॉप्ट कर पा रहे हो। जबकि जो डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल है, DRS, डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल means percentage change in input is more than percentage change in output। आपका इनपुट 5% हुआ लेकिन आउटपुट उतना नहीं इंक्रीज हुआ, आउटपुट कम इंक्रीज हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? जैसे ही लार्ज स्केल प्रोडक्शन के आपको बेनिफिट्स मिल रहे थे, धीरे धीरे, ऐसा तो नहीं है दोनों चीज़ें पैरेलल चलती हैं, आपको बेनिफिट मिले लेकिन धीरे धीरे आपको उसकी लिमिटेशंस भी मिलने लग गई। लार्ज स्केल प्रोडक्शन पे काम करने के आपको हार्म्स भी मिलने लग गए, डीमेरिट्स मिलने लग गए। इसको हम कहते हैं डिस इकोनॉमीज ऑफ
स्केल। अब अगर मान लो आपको गुड मैनेजमेंट मिल रहा है तो मैनेजमेंट कॉन्फ्लिक्ट्स भी साथ में मिल रहे हैं। आपको अगर स्पेशलाइज्ड लेबर मिल रही है तो आपको लेबर यूनियंस भी मिल रही हैं। आपको लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन भी मिल रहा है कि आपका काम पूरी तरह से कोऑर्डिनेट नहीं हो पा रहा, ये भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो कोई भी प्रोड्यूसर जब लार्ज स्केल पे काम करता है तो उसको अपने कुछ बेनिफिट्स और कुछ नुकसान मिलते हैं। इसीलिए कोई भी प्रोड्यूसर जब ये वाली स्टेज अचीव कर लेता है तो इसको ज़्यादा अच्छा रहता है, वो हमेशा इस स्टेज पे रहना चाहता है। ठीक है, इस तरह से रिटर्न्स टू स्केल इज़ अ लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। स्केल ऑफ प्रोडक्शन चेंज हो रहा है जिसकी वजह से हम आउटपुट को डिटरमिन कर पा रहे हैं। ओके, सो आई होप आप लोगों ने पूरा चैप्टर एक बार रिवाइज किया होगा। आपको इस चैप्टर को करते समय कई बार ये फील आया होगा कि ओहो ये तो हम पहले कर चुके हैं, राइट? एक्चुअली lot of part of this chapter you have done in your class 11th. There is something different, that is the returns to scale is a different topic and the economies and diseconomies are different topic. So there are some little bit different topics. Now read all the chapter carefully, make pointers for all the chapters and then solve as much questions as you can. Fine. In case of any doubt, you can put your doubts in the comment box or mail me at rajshritutorials@gmail.com. So if you find this video useful, then subscribe the channel, like the channel and share with your friends. Okay, thank you so much and good luck to all of you.